तो आज हम देखेंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? तो आइसोलेशन इज द सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन। सेपरेशन of the population. है ना? It is the separation of population of a particular species. Particular species into smaller units. ठीक है, समझ में आ गया? तो आइसोलेशन क्या है? एक प्रकार का सेपरेशन है। मतलब एक पॉपुलेशन में जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है, ये स्पीसीज़ दो अलग अलग एरिया में चली जाती है, मतलब स्मॉलर यूनिट्स में ये सेपरेट हो जाती है। तो इससे क्या होता है? इट प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग। तो उनमें क्या नहीं होता है? इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम। तो उनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेशन। मतलब स्पीसीज अलग हो जाना। ठीक है, सिंपल है डेफिनेशन। अब हम देखेंगे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म मतलब कि सम बैरियर्स, कुछ बैरियर्स होते हैं, लाइक रिवर, माउंटेन्स, ऐसे कुछ बैरियर्स होते हैं। सम बैरियर्स which prevents gene flow, which prevents जीन फ्लो। जीन का फ्लो प्रिवेंट करते हैं, कुछ बैरियर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। और विच प्रिवेंट्स एक्सचेंज ऑफ जीन्स, जिसकी वजह से जीन्स भी एक्सचेंज नहीं होते हैं। बिटवीन आइसोलेटेड पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन आइसोलेट हो चुका है, उन पॉपुलेशन में कुछ बैरियर्स की वजह से, जैसे मैंने बोला कि रिवर है, माउंटेन है, अलग अलग एरिया में चले गए हैं, तो इन जो पॉपुलेशन में किसी भी तरह का जो जीन फ्लो है वो नहीं होता है, या फिर जीन का एक्सचेंज नहीं होता है, विच इज़ कॉल्ड एज आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। इसे बोलते हैं आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। वैसे देखा जाए तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म तो बहुत तरीके के हैं। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है कि इनके वजह से डाइवर्जेंस दिखता है। डाइवर्जेंस मतलब एक ही स्पीसीज होंगी तो दो एरिया में डाइवर्ज हो जाती है, और विच ऑल्सो शोज स्पेशिएशन। स्पेशिएशन है ना, यानी अलग अलग स्पीसीज में वो कन्वर्ट हो जाती है ना। डाइवर्जेंस और स्पेसिएशन, ये दो चीज़ें आइसोलेटिंग मैकेनिज्म की वजह से दिखती है। वैसे देखा जाए तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, है ना। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के टू टाइप्स है। एक है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, नंबर 1, और एक है सेक्टोरल आइसोलेशन, नंबर 2। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब कि एक ही स्पीसीज होंगी तो दो एरिया में डाइवर्ज हो जाती है, और विच ऑल्सो शोज स्पेशिएशन। स्पेशिएशन है ना, अलग अलग स्पीसीज में वो कन्वर्ट हो जाती है ना। डाइवर्जेंस और स्पेसिएशन, ये दो चीज़ें आइसोलेटिंग मैकेनिज्म की वजह से दिखती है। वैसे देखा जाए तो देयर इज
ठीक है। और दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या है। ठीक है, तो जो दो टाइप्स है वो कौन से हैं? एक है जियोग्राफिकल आइसोलेशन और दूसरा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो हम लोग पहले देखेंगे जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इसे फिजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं, या फिर हम बोलेंगे एरिया वाइज आइसोलेशन। ठीक है, समझ में आ गया, एरिया वाइज आइसोलेशन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि व्हेन an original population is divided into two or more groups। अगर पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन एक या दो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स। क्या कहा मैंने? बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स। अब जियोग्राफिकल बैरियर्स कौन से हैं? जियोग्राफिकल बैरियर्स लाइक रिवर है ना, ये जियोग्राफिकल बैरियर, रिवर। बाद में हम बोलेंगे ओशन, माउंटेन्स, ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी हिम नदी। ठीक है, ETC। तो इस तरह के जो जोग्राफिकल बैरियर्स है, अगर इनकी वजह से ओरिजिनल पॉपुलेशन दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड होता है ना, तो इसे बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो ये जो आइसोलेशन है, दिस आइसोलेशन प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन, दिस आइसोलेशन प्रिवेंट्स interbreeding between isolated groups। ठीक है ना, आइसोलेटेड ग्रुप्स में ये क्या करते हैं? इंटरब्रीडिंग प्रिवेंट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे इंटरब्रीडिंग नहीं होगा, तो ये जो सेपरेटेड ग्रुप्स है जिनमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो रहा है, तो ये अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक्सपोज करते हैं। मतलब कि अगर एक एरिया ऐसा है कि जहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, दूसरे एरिया का एटमॉस्फेयर अलग है, मतलब वहाँ की वाटर क्वालिटी अलग है, दूसरे एरिया की वाटर क्वालिटी उससे अलग है, तो ये क्या हो गया? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। वहाँ का फ्रूट और वेजिटेशन दो अलग अलग जगह का, जैसे हम देखते हैं कि ड्रैगन फ्रूट ही हमारी तरफ नहीं पैदा होता है। ड्रैगन फ्रूट, ये ड्रैगन फ्रूट चाइना में ही पैदा होता है। मतलब उसको जो एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, वो वहाँ पे उनको उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे जो डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, अगर ऐसे अलग अलग फैक्टर्स को वो एक्सपोज्ड होते हैं, तो वो अलग अलग कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स एक्वायर्ड कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। मतलब उनमें वो म्यूटेशन होता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फियर, अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसके वजह से उनमें म्यूटेशन होता है, और इन फैक्टर्स को एक्सपोज्ड होने की वजह से उनमें नए कैरेक्टर्स, नए ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक हो सकता है कि आइसोलेशन होने के बाद में ऐसे चेंजेस आते हैं। इस तरह से जो सेपरेटेड पॉपुलेशन है, ये डिस्टिंक्ट जीन पूल डेवलप कर लेता है। मतलब जीन पूल अलग हो जाता है, और जीन पूल अगर अलग हो जाए तो इनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होता है, दे डू नॉट इंटरब्रीड। इस तरह से
न्यू स्पीसीज हैव बीन फाउंड बाय जोग्राफिकल आइसोलेशन। एग्जाम्पल हम बोलेंगे डार्विन्स फिंचेस। डार्विन्स फिंचेस मतलब वेराइटी ऑफ स्मॉल बर्ड्स, मतलब स्मॉल बर्ड्स में अलग अलग वेराइटी देखने को मिलती है, तो दैट इज़ द डार्विन्स फिंचेस। मतलब बहुत से ऐसे बर्ड्स होते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। मतलब क्या कि अलग अलग जियोग्राफिकल आइसोलेशन होने की वजह से उनमें ये चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से उनका जीन पूल चेंज होता है और उसके बाद वो कभी इंटरब्रीड नहीं कर सकते क्योंकि एक न्यू स्पीसीज़ उसकी फॉर्म हो चुकी होती है। तो ये डार्विन ने उनके एक बुक में लिखा था डार्विन्स फिंचेस के बारे में। तो ये डार्विन्स फिंचेस मतलब वेराइटी ऑफ स्मॉल बर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मीन्स reproductive isolations occurs due to, किस वजह से होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? इट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कुछ अलग हो जाए, चेंज इन जीन पूल and change in structure of genital organs। जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाए तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दिखाई देता है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किस वजह से दिखाई देगा? इट इज़ ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जीन पूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम। अगर जेनेटिक मटेरियल अलग है तो भी इंटरब्रीडिंग नहीं होगा, जीन पूल अलग है तो भी नहीं होगा, और जेनाइटल ऑर्गन्स अलग है तो भी इंटरब्रीडिंग नहीं होगा। इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के टाइप्स हम देखेंगे। टाइप्स, तो इसके दो टाइप्स है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के। नंबर 1, प्री मेटिंग और प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, और दूसरा है पोस्ट मेटिंग और पोस्ट ज़ाइगोटिक बैरियर्स। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हमें देखने, प्री मेटिंग आइसोलेशन, पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है ना, प्री मेटिंग और प्री ज़ाइगोटिक का मतलब क्या होता है कि ज़ाइगोट तैयार होने से पहले। ठीक है ना, प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या होगा कि ज़ाइगोट प्री ज़ाइगोटिक बोला गया है, मतलब ये प्रोसेस क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करेंगे। फर्टिलाइजेशन होगा तो ही ज़ाइगोट तैयार होगा ना। तो दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या प्रिवेंट होगा, ज़ाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ाइगोट भी तैयार नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो इसके भी थोड़े कुछ अलग अलग टाइप्स है प्री मेटिंग के, तो हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्री मेटिंग और प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म 4 टाइप्स के हैं। एक हैबिटेट आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन। तो अब हम इनके बारे में देखते हैं। तो हैबिटेट आइसोलेशन में क्या होता है, देखिए, तो जो भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, लिविंग इन सेम जियोग्राफिक रीजन, है ना, ये एक सेम जियोग्राफिक रीजन में रहते हैं, बट ऑक्यूपाई सेपरेट हैबिटेट। तो समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल हम ऐसे बोल सकते कि जो मैमल्स है, मैमल्स में ह्यूमन बीइंग लैंड पे रहते हैं, और जो व्हेल्स होते हैं, व्हेल्स आर आल्सो मैमल्स बट दे ऑक्यूपाई सेपरेट हैबिटेट, है ना, वो पानी में रहते हैं। तो एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स होने के बावजूद, है ना, सेम जियोग्राफिक एरिया में अगर रहते हैं, अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जो ह्यूमन बींग्स है वो लैंड पे रहते हैं, और इंडिया के जो व्हेल्स है वो पानी में रहते हैं। मतलब हैबिटेट अलग हो गया लेकिन जियोग्राफिक रीजन एक हो गया। सो हैबिटेट अलग अलग होने के वजह से उनमें वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं और उनमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाता है। तो दैट इज़ द हैबिटेट आइसोलेशन। दूसरा हम देखेंगे सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन। ठीक है, सीजनल आइसोलेशन में हमने क्या देखा कि एक ही जियोग्राफिक रीजन में मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एक ही जियोग्राफिकल रीजन में, लेकिन उनका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है उसका टाइम डिफरेंट होता है ना। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन सेम जियोग्राफिक रीजन बट सेक्सुअली मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, उनका जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है वो अलग अलग टाइम पे होता है। ठीक है, देखिए इथोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर की वजह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का मेटिंग बिहेवियर बहुत अलग अलग होता है ना। तो ये जो मेटिंग बिहेवियर अलग अलग होने की वजह से ये पॉपुलेशन के मेंबर्स एक दूसरे के साथ मेट नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड इथोलॉजिकल आइसोलेशन। ड्यू टू स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर और सेक्सुअल बिहेवियर द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट मेट। ठीक है, ठीक है, देखिए मैकेनिकल आइसोलेशन क्या होता है। इट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है तो द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट मेट, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल आइसोलेशन। ठीक है ना, समझ में आ गया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से आइसोलेशन होता है। तो अभी देखते हैं हम सेकेंड, पोस्ट मेटिंग और पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स। मतलब यहाँ पे पोस्ट मेटिंग होने के बाद गमिट्स जो होते हैं वहाँ पे
गमिट्स का फ्यूजन वगैरह भी हो सकता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि गमिट्स की मॉर्टेलिटी होती है, क्योंकि जो गमिट का जो लाइफ स्पैन होता है वो लिमिटेड होता है। गमिट्स लाइफ स्पैन इज़ लिमिटेड। अगर लिमिटेड होने की वजह से ड्यू टू सम रीजंस, इफ़ देर इज़ नो यूनियन ऑफ गमिट्स, अगर इफ़ यूनियन ऑफ गमिट्स डज नॉट ऑकर इन गिवन टाइम, तो समय के अंदर अगर ये गमिट्स की यूनियन नहीं होती है तो दैट रिजल्ट्स इनटू गमिट मॉर्टेलिटी। देन zygote mortality. Here एग इज फर्टिलाइज्ड, यहाँ पे एग फर्टिलाइज होता है बाय स्पर्म्स के द्वारा, ठीक है। zygote भी फॉर्म हो जाता है, zygote इज फॉर्म्ड, zygote भी फॉर्म्ड हो जाता है, बट ड्यू टू सम रीजन zygote डाइज, zygote मर जाता है, तो इसे बोलते हैं zygote mortality। समझ गया है ना। एग तो फर्टिलाइज हो गया स्पर्म्स के द्वारा, एग और स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन होके क्या तैयार हो गया, zygote भी तैयार हो गया, लेकिन zygote आगे डेवलप नहीं होता है, zygote मर जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि zygote तैयार होने के बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में बताया था कि जो भी प्लांट्स होते हैं, अगर सपोज गुलाब के प्लांट में अगर हमने गुलाब के प्लांट पे हमने अगर जासवन के अगर पोलन ग्रेन्स डाल दिए, तो क्या होता है कि वहाँ पे zygote तो तैयार हो जाएगा, लेकिन zygote तैयार होने के बाद में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सो zygote मॉर्टेलिटी वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पोस्ट मेटिंग का एक टाइप है zygote मॉर्टेलिटी। अब हम देखेंगे हाइब्रिड स्टेरिलिटी। तो हाइब्रिड स्टेरिलिटी में क्या होता है कि zygote डेवलप हो जाता है, दो अलग अलग जीनस में zygote डेवलप हो जाता है, लेकिन उससे जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है या डेवलप होता है वो स्टेराइल रह जाता है। स्टेराइल का मतलब होता है इनफर्टाइल, जो बच्चे नहीं दे सकता, ऐसे स्टेराइल रह जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रॉपर गमीटोजेनेसिस, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर गमीटोजेनेसिस या मियोसिस नहीं होता है। एग्जाम्पल म्यूल मतलब खच्चर जो है दो अलग अलग जीनस के मेटिंग से होता है, और वो है घोड़ा हॉर्स एंड डोंकी गधा। तो डोंकी और हॉर्स के मेटिंग से जो zygote डेवलप होता है, वो zygote आगे डेवलप होके म्यूल बन जाता है, मतलब उसे खच्चर बोलते हैं। और खच्चर हमेशा स्टेराइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर गमीटोजेनेसिस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन।